नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 लेकर के आया हूं। और हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। अर्थात आज के इस चैप्टर में हम हमारी पृथ्वी के अंदरूनी भाग के विषय में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे। वैसे अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में हमने इस चैप्टर के बारे में पहले ही काफी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर ली। अर्थात इसी चैप्टर पर आधारित एक और चैप्टर हम क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स लाया गया है। हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर के आप सारे के सारे वीडियो से एक बार देख सकते हैं। ओके, अब ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी का स्पेशल कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है। क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को हम कंप्लीट कर चुके हैं और जो भी हमने क्लास 6 में पढ़ा है उसका थोड़ा सा हायर वर्जन हमको क्लास 7 में मिल रहा है। अर्थात उससे थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लास 7 में उससे अपडेटेड पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर बना चुका है। चैप्टर नंबर 2 का वीडियो आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए। अगर आपने अभी तक क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 6, क्लास 7 और आगे आने वाले सारे के सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे। तो आप जाकर के अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आज का ये पूरा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो मत लाइक कीजिएगा और मत शेयर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे आज के इस चैप्टर का जो सबसे पहली लाइन आपको मिलती है वह हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अब इसी लाइन के माध्यम से आप ये समझ जाएंगे कि पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि आज के चैप्टर में आपको मिलेंगी। सबसे पहला पॉइंट है कि हमारी पृथ्वी जो है एक गतिशील ग्रह है। अब अगर गतिशील की बात की जाए तो हमारी पृथ्वी हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि घूर्णन करती है और परिक्रमण करती है। ठीक है, क्या करती है? एक तो घूर्णन करती है अर्थात अपने अक्ष पर घूमती रहती लट्टू की तरह, और दूसरा सूर्य के चारों ओर घूमती, जिसे हम लोग कहते हैं कि परिक्रमण। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अब परिवर्तन क्या है इसको भी समझिएगा। हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी में पढ़ा था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जितने भी परिवर्तन होते हैं ये कई प्रकार के हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अपर्दन, ठीक है, और निक्षेपण। तो अपर्दन निक्षेपण एक प्रकार का परिवर्तन था। इसी प्रकार के अन्य कई सारे हमने परिवर्तनों को डिस्कस किया था। फिलहाल आज के इस चैप्टर में हम जो जानकारियां प्राप्त करेंगे वो पृथ्वी के अंदर क्या परिवर्तन होते हैं इन पर जानकारियां प्राप्त करेंगे। जैसे कि पृथ्वी की परपटी में क्या परिवर्तन होते हैं, मेंटल में क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है, आंतरिक क्रोड में क्या परिवर्तन होते हैं, बाह्य क्रोड किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसके अंदर क्या परिवर्तन होते हैं, आंतरिक भाग कैसा है, इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन हो चुके हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आज के चैप्टर में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहला पॉइंट आपको मिलता है यहां पर पृथ्वी का आंतरिक भाग। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी भाई साहब कुछ इस प्रकार से आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी कैसी है? गोल है। तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर कई प्रकार की परतें पाई जाती हैं। इनमें मुख्य रूप से इन परतों को 3 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहली परत जिस पर हम लोग रहते हैं उसे कहते हैं परपटी, जो कि ऊपर वाली होगी। दूसरे नंबर पर आती है मेंटल, ठीक है, और तीसरे नंबर पर आती है आपकी जो उसे कहते हैं क्रोड। ठीक है, अब जो तीसरे नंबर वाली परत आती है उसे हम लोग क्रोड कहते हैं। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में इस क्रोड को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहली बाह्य क्रोड जो कि आपका ये वाला हिस्सा आता है, ठीक है, और दूसरी आंतरिक क्रोड जो कि ये वाला हिस्सा है। तो आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड एनसीईआरटी में 2 पार्टों में से डिवाइड किया गया। अर्थात अगर हम बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी में 3 परतें पाई जाती हैं। सबसे पहली परत होती है आपकी परपटी की, दूसरी होती है मेंटल की, और तीसरी कौन सी होती है? क्रोड की। ठीक है, तो आप 3 परतों को याद कीजिएगा। जब आप आगे की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको केवल क्रोड मिलेगा, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से महासागर में भी देख लीजिएगा, ये महासागर होता है और महासागर के नीचे आपको परपटी मिलती है, इसे महासागरीय परपटी कहते हैं। और ये हमारा महाद्वीपीय भाग होता है जिस पर हम लोग रहते हैं, जिसे हम लोग स्थलीय भाग कहते हैं। और स्थल पे आपको ऊंचाई में परपटी वाला हिस्सा मिलता है। ठीक है,
परपटी के बाद में नीचे वाला जो ये वाला हिस्सा आपको मिलता है, ये कौन सा है, ये आपका मेंटल वाला आता है, ठीक है, ये कौन सा आता है, मेंटल वाला आता है। इसके बाद में नहीं, एक मिनट, हाँ ये वाला आपका एक और हिस्सा आ गया। इसके बाद में ये आपकी नीचे आती जाकर के कौन सी, ये आती है आपकी आंतरिक क्रोड, ठीक है, इसके नीचे आपको आंतरिक क्रोड मिलेगी। सबसे पहले ऊपर परपटी ये वाली, इसके बाद में मेंटल मिलेगा और इसके बाद में नीचे मिलेगी क्रोड, ठीक है। तो यहां पर महाद्वीपीय परपटी और महासागर परपटी को दिखाया गया है, बाकी कुछ दिखाया नहीं गया। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हमको सबसे पहला जो बिंदु मिलता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, आंतरिक भाग के बारे में, तो पृथ्वी की सतह कि सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं, जिसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। यह सबसे पतली परत होती है। परपटी की मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे भिन्न भिन्न होती है। समझना, महाद्वीपीय भाग में इसकी मोटाई 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर तक पाई जाती है, अर्थात महाद्वीपीय परपटी की मोटाई महासागरीय परपटी से अधिक होती है। अब यहां पर समझ लीजिएगा, देखिए यहां पर साफ तौर से कहा जा रहा है जो महासागरीय परपटी अर्थात ये वाला, ठीक है, तो महासागरीय परपटी की जो मोटाई है ये महाद्वीपीय परपटी की मोटाई से कितनी है, काफी कम है। जो महाद्वीप में परपटी पाई जाती है इसकी जो पूरी की पूरी मोटाई है, इसकी मोटाई मिलेगी आपको 35 किलोमीटर, जबकि अगर हम बात करते हैं महासागर में जो जमीन मिलती है नीचे, जो परपटी मिलती है सबसे ऊपरी भाग मिलता है, तो महासागर के सबसे ऊपरी भाग को अर्थात परपटी में 5 किलोमीटर की मोटी परत आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इन दोनों बातों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। इससे अगर कहा जाए तो महासागर की जो परपटी है ये पतली है और महाद्वीप की जो परपटी ये काफी मोटी पाई जाती है, ठीक है। तो यहां पर ये दो टॉपिक आपके क्लियर हुए। सबसे पहले तो यहां पर याद कर लीजिएगा कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत पतली होती है। सबसे पतली परत कौन सी होती है, तो परपटी ही सबसे पतली परत होती है, ठीक है। अब जो परपटी की मोटाई होती है वो महाद्वीपों एवं महासागरों में भिन्न भिन्न होती है। महाद्वीप की जो मोटाई होती है परपटी में, जो महाद्वीप के ऊपर मोटाई होती है ये 35 किलोमीटर होती है, एवं अगर हम समुद्र की बात करते हैं तो समुद्र की सतह के नीचे ये 5 किलोमीटर मोटी होती है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, अर्थात अगर महाद्वीप और महासागर के आप बीच में डिफरेंस देखोगे तो महाद्वीपीय परपटी की मोटाई महासागरीय परपटी से अधिक होती है। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिलता है महाद्वीपीय संहित मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बना हुआ है। यानी कि अगर आप यहां पर देखोगे जो महाद्वीपीय परपटी है, ठीक है, महाद्वीपीय परपटी जो है इसका जो रूप है महाद्वीपीय संहित मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे एल्यूमिना जैसे खनिजों से बना, इसलिए इसे Cl अर्थात सिलिका तथा Cl एल्यूमिनियम कहा जाता है, यानी कि Cl कहा जाता है, ठीक है। समझना यहां पर क्या कहा जा रहा है, जो महाद्वीपीय संहित है ये मुख्य रूप से क्या है, जो महाद्वीप के नीचे पाई जाने वाली परपटी ये मुख्य रूप से किससे बनी है, ये मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। किससे, सिलिका और एल्यूमिनियम इसमें पाया जाता है, जो महाद्वीपीय परपटी होती है उसमें, ठीक है। इसीलिए इसे हम लोग Cl कहते हैं। सिलिका से C ले लिया गया और एल्यूमिनियम से L ले लिया गया, अर्थात Cl कहा जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं महासागर की, तो महासागर की परपटी मुख्य रूप से सिलिका एवं मैग्नीशियम से मिलकर के बनी, इसीलिए इसे हम लोग सीमय कहते हैं। क्या, सीमय कहा जाता है, ठीक है, सीमय कहा जाता है। तो सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण क्या है, जो तो इसे ये कहा जाता है, क्या, सीमय कहा जाता है, ठीक है। अब परपटी के नीचे मेंटल होता है जो कि लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। यहां पर समझना, सबसे पहले आपको मिलती है परपटी, ठीक है। परपटी की मोटाई कितनी होती है, महाद्वीपीय इलाके में 35 किलोमीटर और महासागरीय इलाकों में 5 किलोमीटर, ठीक है। अब जो परपटी होती है, परपटी किससे बनी होती है, तो परपटी अगर आप देखो महाद्वीप में, तो महाद्वीप में जो आपको परपटी मिलेगी वो किससे, सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है, इसीलिए इसे हम लोग Cl कहते हैं। क्या कहते हैं, Cl कहते हैं। जबकि अगर आप महासागर के इलाके में जाओगे तो महासागर के इलाके में जो परपटी होती है ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बनती है, इसीलिए हम लोग इसे सीमय कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको अगली परत मिलती कौन सी, मेंटल की, ठीक है। मेंटल कौन सी होती है, इसके नीचे वाली, एक मिनट, इसके नीचे वाली, ये वाली मेंटल, ठीक है। तो जो मेंटल होती है, मेंटल किससे बनी है, मेंटल जो है ये बनी है, इसकी जो पूरी की पूरी चौड़ाई है, मेंटल की जो मोटाई है लगभग 2900 किलोमीटर गहराई तक मेंटल फैला हुआ है, ठीक है। यानी कि सबसे पतली परत हो गई आपकी परपटी, दूसरे नंबर पर आती मेंटल, ये कितनी, लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल फैला हुआ है, ठीक है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक क्रोड, देखिए मेंटल इसे क्यों कहा जाता है जानते हो, मेंटल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मेटल पाया जाता है, ठीक है। अभी आप इसको आगे समझोगे कि मेंटल आखिरकार इसे क्यों कहा जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगला पॉइंट मिलता है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है, ठीक है, सबसे आंतरिक परत क्रोड है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर, यानी कि इसकी जो कुल चौड़ाई, इसकी जो मोटाई कितनी है, इसकी त्रिज्या है कुल 3500 किलोमीटर, याद कर लीजिएगा, ठीक है। मुख्यतः निकेल एवं लोहा की बनी होती है इसमें, तथा इसे फेरस, एक मिनट, इसे निफे कहा जाता है, ठीक है। लोहा को हम लोग क्या कहते हैं, एफई के नाम से लोहा को जाना जाता है, ठीक है। फेरस कहा जाता है, तो फेरस से एफ ले लिया गया, फे ले लिया गया, और निकल से नी ले लिया गया, ठीक है। तो जो आपकी आखिरी वाली अर्थात जो क्रोड पाई जाती है, सबसे आंतरिक, सबसे जो आंतरिक परत है जिसे क्रोड कहा जाता है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 3500 किलोमीटर, और ये मुख्य रूप से निकेल और फेरस अर्थात लोहे से मिलकर के बनी है, ठीक है। अब जो लोहा और निकल से मिलकर के बनी, इसीलिए इसको हम लोग निफे कहते हैं, ठीक है। आंतरिक क्रोड का जो तापमान होता है एवं दाब काफी उच्च होता है, यानी कि जैसे जैसे आप पृथ्वी की गहराई में जाओगे, तैसे से क्या होगा, जैसे जैसे आप पृथ्वी की गहराई में जाओगे, तापमान भी बढ़ता जाएगा और दाब भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको मिलता है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है, 84% में मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है, ठीक है। और पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी जो पूरी की पूरी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर, और इस पूरे के पूरे 6371 किलोमीटर में से केवल 1% में पर्पटी पाई जाती है। बाकी के भाग में कौन कौन सा होता है, तो इसके बाद में आपको 84% में मिलता है आपको मेंटल, और 5% हिस्सा क्रोड है, ठीक है। तो 84% में आपको मेंटल मिलता है, 1% में आपकी पर्पटी मिलती है, और 15% में आपको क्रोड मिलती है। अब आप यहां पर कहेंगे कि आपने तो अभी यहां पर बताया कि जो क्रोड है उसकी त्रिज्या है 3500 किलोमीटर, तो यहां पर याद रखना कि इसकी त्रिज्या बताई हमने कितनी, इसकी हमने त्रिज्या बताई, बीच में पाया जाता है, ठीक है। इसकी चौड़ाई नहीं, इसकी त्रिज्या है, क्योंकि बीच में है, ठीक है। और अगर हम मेंटल की बात करें तो मेंटल क्या है, मेंटल की चौड़ाई इसकी पर, ठीक है, ये इतने किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है आपको सैल एवं खनिज, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी समझना। पृथ्वी की पर्पटी अनेक प्रकार की सैलों से बना हुआ है, ठीक है, सैलों से बनी हुई है। अब सैल किसे कहते हैं, सबसे पहले इसे आप समझिएगा, जो सैल होती हैं, ठीक है, पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, सैल को आप लोग कह सकते हैं, यहां पर ऐसे समझिएगा, सैल को आप लोग ये कह सकते हैं पत्थर, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो खनिज पदार्थ जिनसे मिलकर के पृथ्वी बनी हुई है, पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम लोग सैल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा पत्थर जो होते हैं, ठीक है, उनको भी सैल कह सकते हैं। सैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं, जो सैल होती हैं विभिन्न रंगों की, विभिन्न आकार की और विभिन्न गठन की हो सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो सैलें होती हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, कितनी, 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली सैल आपको मिलती है अग्नेय सैल, ठीक है, इसको हम लोग इग्नियस रॉक भी कहते हैं, सैल को आप लोग रॉक कह सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग इग्नियस रॉक भी कहते हैं, ठीक है। और अग्नियस सैल वैसे इसका नाम है, इंग्लिश में हम लोग इसको इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है। अब इग्नियस जो है ये लैटिन शब्द इग्निस से लिया गया है, और इग्निस का अर्थ होता है अग्नि, यानी कि अग्नि सैल जो होती है ये अग्नि की बनी होती है, इसमें आपको आग ज्यादा मिलती है, इसमें गर्मी ज्यादा होती है, जिसका नाम ही अग्नि हो, ठीक है। अग्निय सैल जो होती है इनका अर्थ होता है अग्नि, ठीक है। अब अग्निय सैल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इग्नियस, और इग्नियस जो है ये लैटिन शब्द जिसका नाम है इग्निस, इससे बना हुआ, और इग्निस का अर्थ होता है अग्नि, ठीक है। अब दूसरी सेल आपको मिलती है अवसादी सेल, ठीक है। अवसादी सेल को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं, क्या, सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं, ठीक है। अब जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं इसका लैटिन, ये सेडिमेंट्री है जो ये शब्द है, ये लैटिन शब्द सेडिमेंट, क्या, सेडिमेंटम, इससे लिया गया है, ठीक है। और सेडिमेंटम शब्द का अर्थ होता है स्थिर, यानी कि एक जगह पर रहने वाला। अगला मिलता है आपको कायांतरित सेल, ठीक है, और कायांतरित सेल को आप लोग इंग्लिश में मेटामॉर्फिक, क्या, मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस, इससे लिया गया, इसका अर्थ होता है परिवर्तन, ठीक है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है, इतना याद रखना कि ऊपर की जो 2 सेलें हैं अग्नेय और अवसादी, इनको इंग्लिश में कहते हैं इग्नियस और सेडिमेंट्री। ये दो जो इग्नियस और सेडिमेंट्री शब्द, इन दोनों शब्दों को लैटिन भाषा से लिया गया, जिनका अर्थ होता है एक का अग्नि और दूसरे का स्थिर, ठीक है। अब जो तीसरा वाला आपको मिलता है कायांतरित सेल, ठीक है, कायांतरित को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, कायांतरित सेलों को इंग्लिश में कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। और मेटामॉर्फिक जो ये शब्द है, ये शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया, ग्रीक भाषा मेटामॉर्फोस,
से लिया गया और इसका अर्थ होता है परिवर्तन, ठीक है। और कायांतरित तो आप लोग जानते हैं कि काया परिवर्तन करना यानी कि बदलते रहना। अब एक एक करके सभी जो सेल है इनको आप समझिएगा। सबसे पहले आपको मिलता है अग्नेय सेल। अग्नेय सेल किसे कहते हैं? तो जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को अग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आई थिंक ये जो टॉपिक है आपके सर के ऊपर से निकल गया होगा, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को अग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। तो ये टॉपिक आपके दिमाग के ऊपर से निकल गया होगा, लेकिन जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपके दिमाग में फिर से घुसेगा। अभी देखना, अग्नेय सेल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है अंतर्वेदी और दूसरा होता है बहिर्वेदी अग्नेय सेल, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, हमारी पृथ्वी कैसी है? हमारी पृथ्वी गोल है, ठीक है। अब गोल होने के साथ साथ जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाओगे तो पृथ्वी के अंदर दबाव और तापमान दोनों बढ़ते जाते हैं। और आपको मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी में बताया था कि हमारी पृथ्वी चट्टानों से बनी हुई है, ठीक है। कैसे? चट्टानों से बनी हुई, अर्थात सैलों से बनी हुई है। अब जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे तो तापमान भी बढ़ेगा और तापमान के साथ में दबाव भी बढ़ेगा। जब तापमान भी बढ़ेगा और दबाव भी बढ़ेगा तो क्या होगा? अंदर की जो सैलें होती हैं, जो अंदर की पत्थर होते हैं, जो अंदर की परतें होती हैं, क्या करती हैं? धीरे 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 ये मैग्मा में परिवर्तित होने लगती हैं, अर्थात द्रवित रूप में परिवर्तित होने लगती हैं, ठीक है। द्रवित मैग्मा बनने लगती हैं, ठीक है। अब जब ये द्रवित मैग्मा बनने लगती हैं तो मैंने आपको बताया कि द्रवित मैग्मा में परिवर्तित होने लगती है, ठीक है। लेकिन ये पूर्ण रूप से द्रव में परिवर्तित नहीं होती जैसा कि जल होता है। जल की तरह से नहीं होती हैं। ये क्या होती हैं? द्रवित मैग्मा के रूप में परिवर्तित होती है, अर्थात मोटे मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि द्रव रूप में परिवर्तित होने लगती है, पिघलने लगती हैं, ठीक है। जो सैलें होती है वो पिघलने लगती हैं, ठीक है। अब जो सैलें होती हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जो ये अग्नेय सैलें दो प्रकार की होती है। सबसे पहले अंतर्वेदी और दूसरा बहिर्वेदी अग्नेय सैल। अब पहले इन दोनों को समझ लीजिएगा, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो अंतर्वेदी अग्नेय सैल, जब द्रवित मैग्मा, जो मैंने आपको बताया, जो हमारी पृथ्वी जैसे से आप अंदर बढ़ोगे तो दबाव भी बढ़ेगा, तापमान भी बढ़ेगा और उस तापमान और दबाव के कारण जो अंदर की सैलें हैं वो पिघलने लगती हैं। तो जब पिघली हुई सैलें, या फिर यूं कहें कि जब द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को अंतर्वेदी अग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का उदाहरण है। अभी आप समझ नहीं पाए होंगे, ठीक है। दोनों को पढ़ देता हूं, उसके बाद में समझाता हूं, ठीक है। अगला मिलता है आपको बहिर्वेदी अग्नेय सेल, ठीक है। तो जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इस प्रकार बने सेल को बहिर्वेदी अग्नेय सेल कहते हैं, ठीक है। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन का पठार बेसाल्ट जैसे सेलों से बना हुआ है। अब इसको समझिएगा। मैंने भी आपको बताया कि हमारी पृथ्वी के जैसे जैसे आप अंदर बढ़ेंगे तो क्या होगा? तापमान और दबाव दोनों बढ़ेगा, ठीक है। अब जब तापमान दबाव बढ़ता है तो अंदर की जो सेलें होती हैं, अंदर की जो ये कहें कि जो चट्टानें होती हैं वो धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। अब जब वो पिघलती हैं तो क्या बन जाती है? द्रवित मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अब जैसे जैसे आप नीचे देखोगे, ठीक है, ये पिघली हुई चट्टानों में दबाव भी बढ़ता है, ठीक है। जो पिघली हुई द्रवित मैग्मा होता है इस पर दबाव भी बढ़ता है और दबाव के साथ साथ क्या होता है? इनमें गर्मी भी बढ़ती है क्योंकि ये पिघली हुई होती है, ठीक है। जब गर्मी भी बढ़ती है, तापमान भी बढ़ता है और दबाव भी बढ़ता है, तो जहां कहीं भी परपटी पतली इनको मिलती है, ठीक है, जहां कहीं भी भूपर्पटी पतली होती है वहां से ये फोड़कर किसके किसके रूप में? ये ज्वालामुखी के रूप में वहां पर विस्फोट होकर के बाहर निकलने का प्रयास करती है, ठीक है। ये धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयास करती है, क्योंकि भाई आप लोग देखते ना, जब भी कुकर में आप चावल पकाओगे, दाल पकाओगे, खाना बनाओगे तो उसके अंदर जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, दबाव बढ़ेगा तो वो सीटी में से हवा निकलने का प्रयास करती है। ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर जो ये पिघली हुई सैलें होती हैं, जो द्रवित मैग्मा होता है, वो भी बाहर निकलने का लगातार प्रयत्न करता ही रहता है। और जहां कहीं भी इसे पतली परपटी मिलती, पतली भूमि मिलती है, परपटी की जहां पर मोटाई कम होती, वहां से ये ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है। अब मान लीजिएगा, एक मिनट, अब दूसरा मैप बनाता हूं, ठीक है। अब मान लीजिएगा कि ये आपकी पृथ्वी की सतह थी, ठीक है। अब इसके नीचे क्या है? ये आपका मैग्मा भरा हुआ है, ठीक है, ये मैग्मा भरा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि जो पृथ्वी की परत थी, परपटी थी, ये पतली पड़ गई और यहां से मैग्मा क्या हुआ? निकलने लगा और यहां पर ज्वालामुखी आपका फूट गया, ठीक है। जब ज्वालामुखी फूटा तो क्या हुआ कि ऐसे ऐसे करके काफी सारे इलाके में ये फैल गया, ठीक है, जो मैग्मा था वो फैल गया, ठीक है। अब इसी क्षेत्र में क्या होगा? ये जो बाहर मैग्मा फैलेगा, ठीक है, जो बाहर मैग्मा फैलेगा तो वहां पर क्या होगा
कई प्रकार की सेलों का निर्माण होगा, ठीक है। जो बाहर मैग्मा फैलेगा इन्हें कहते हैं बहिर्वेदी अग्नेय सेल, ठीक है। इन्हें बहिर्वेदी अग्नेय सेल कहते हैं। कैसे? जब द्रवित मैग्मा, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, यानी कि अंदर से निकलकर बाहर आ जाता है और यहां पर फैलने लगता है, इस यह तेजी से ठंडा भी होता है भाई। यहां पर क्या होगा, उनको ना तो ज्यादा तापमान मिलेगा, ठीक है, और ना ही यहां पर क्या होगा, उनको दबाव मिलेगा ताकि वो ऐसी ही बनी रहे। तो यहां पर क्या होगा, उनको वायुमंडल में नमी भी मिलेगी, हवाएं भी लगेंगी, जिससे क्या होगा कि ये जल्दी जल्दी ठंडे होने लगेगा। और जब जल्दी जल्दी ठंडा होगा तो आप देखेंगे कि ये काफी छोटे छोटे कणों में ठंडा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार बने सेल को बहिर्वेदी अग्नेय सेल कहते हैं और इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। महीन दानों वाली इसलिए होती है क्योंकि जल्दी जल्दी ठंडा होता है, ठीक है, सबसे बड़ा कारण ये। और दूसरा कारण ये कि जल्दी जल्दी ठंडा होने की वजह से ये एक साथ में एकत्रित नहीं हो पाता है, एकत्रित होकर के जुड़ नहीं पाता है। इसीलिए क्या होता है, ये जो मैग्मा होता है बाहर निकल करके अलग अलग रूपों में, छोटे छोटे दानों के रूप में ठंडा होता है और छोटे छोटे चीजों के रूप में ये आपको अलग देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, ठीक है, बेसाल्ट जो कि दक्कन के पठार में बेसाल्ट की बड़ी बड़ी सेलें पाई जाती है, ठीक है। दक्कन का पठार बेसाल्ट सेल से बना हुआ है। अगला मिलता है, मैंने अभी आपको यहां पर बताया, एक मिनट, ये था आपका भूपर्पटी, उसके नीचे आपको मैग्मा भरा हुआ था, ठीक है, और ये आपका मैग्मा निकला था, ठीक है, ये मैग्मा आपका निकल गया। ये कौन सा होगा, ये बहिर्वेदी अग्नेय से मिलती है, जब बाहर मैग्मा निकल जाता है, ठीक है, बाहर मैग्मा निकल के जो बनती है बहिर्वेदी अग्नेय से मिलती है। लेकिन इसी के साथ में क्या होता है, ये जहां पर कहीं पर मोटी परपटी पाई जाती है, ठीक है, मान लिया कि इस इलाके में, अब इसको मोटा कर दिया जाए, एक मिनट थोड़ा सा हम वो कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये आपकी ये मोटी परपटी है, ठीक है, ये मोटी परपटी हो गई। अब जब आपकी ये मोटी परपटी हो गई, एक मिनट, ठीक है, और यहां से निकल रही है आपकी, एक मिनट, अभी अच्छे से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहां से आपका मैग्मा जितना निकल रहा था निकल गया, ठीक है। निकलने के बाद में आसपास की परपटी मोटी है, ठीक है। तो मोटी होने के साथ साथ क्या होता है, जब बाहर मैग्मा निकलता है तो इसके साथ साथ परपटी के बीच में यहां पर सांसों में भी मैग्मा घुस जाता है, ठीक है। और जो इधर मैग्मा चला जाता है, यहां पर इसको ठंडा होने के लिए तापमान भी अच्छा नहीं मिलता है, ठीक है, कि भाई एक साथ बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि यहां पर उसको गर्मी लगती रहती, गर्मी मिलती रहती है और दबाव भी रहता है, ठीक है। तो जब द्रवित मैग्मा कभी भू प्रॉपर्टी के अंदर गहराई में ठंडा होता है, ठीक है, बाहर निकलकर ठंडा होगा, वो कैसा बनेगा, उसमें महीन दानों वाली संरचना बनेगी, ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये बेसाल्ट का रूप ले लेगा, ठीक है। लेकिन जब कभी जो ये द्रवित मैग्मा है कभी कभी भू प्रॉपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, तो इस प्रकार बने सेल को अंतर्वेदी अग्नेय सेल कहते हैं। क्या? क्योंकि ये अंदर ही ठंडा हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को इसीलिए हम लोग अंतर्वेदी अग्नेय सेल कहते हैं। और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप ले लेता है, इसीलिए ये क्या होता है, बड़े दानों का रूप ले लेता है। और ग्रेनाइट जैसे ही सेल का एक कारण है। आप लोग देखिएगा क्या होगा कि आप किसी जगह पर आपने देखा, मतलब इसी यही ऑप्शन आप लीजिएगा, जब क्या होता है कि सेलों के अंदर ही ठंडा होता है तो इसके ऊपर इसमें वायुमंडल में जो हम लोग हवाएं होती है तो इसको ना हवा मिल पाती है ना ही वायुमंडल में ठंडक मिल पाती है, जिससे कि क्या होता है इसमें अंदर गर्मी ही बनी रहती है और ये धीरे धीरे ठंडा होता है, काफी लंबा टाइम लगता है इसे ठंडा होने में, ठीक है। इसीलिए एकत्रित हो जाता है और बड़े बड़े दानों के रूप में, बड़े बड़े बहुत बड़ी बड़ी संरचनाओं के रूप में, ये बड़े बड़े दानों के रूप में ठंडा होता है, ठीक है। तो इसके दाने बड़े वाले होते हैं और जो बहिर्वेदी अग्नेय सेल होती है उसकी जो संरचना होती है महीन दानों वाली होती है, क्योंकि ये जल्दी ठंडा होता है, ठीक है। अब ग्रेनाइट ऐसी ही सेलों का उदाहरण है, कैसी, अंतर्वेदी अग्नेय सेलों का उदाहरण है। आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार बता दीजिएगा। अगला चैप्टर जब हम लाएंगे तो उसमें इस टॉपिक को एक बार फिर से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला मिलता है आपको जीवाश्म, ठीक है। तो सेल की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जीवाश्म का नाम सुना होगा कि जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवाश्म क्या होते हैं, ठीक है। तो जीवाश्म हम उन्हें कहते हैं। मान लीजिए कि क्या हुआ, अभी आप आगे अवसादी सेल को पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे आप इतना याद कर लीजिएगा, ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं को जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। जब कभी क्या होता है, जो पौधे हैं, जंतु वो मर जाते हैं, उनके ऊपर मिट्टी आ जाती है, उनके ऊपर क्या होता है कि वो दब जाते हैं, ठीक है, सेल की परतों के नीचे दब जाते हैं, वहां पर काफी लंबे समय तक बने रहते हैं, तो उन्हें जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। अब कैसे दबते हैं, क्या होता है, ये आप अभी यहाँ पर अवसादी सेल में समझोगे, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की सेलें लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में हो जाती है। इनके क्या होते हैं, छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। यह अवसाद हवा, जल आदि बाहर के कारकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था
कि जो अपर्दन और निक्षेपण के विषय में क्लास 6 के एनसीईआरटी में पढ़ाया था। क्या होता है, बहुत बड़े बड़े जो पर्वत थे, ठीक है, जैसे कि हमारा अरावली पर्वत है, ये बताया जा रहा है कि एक जमाने में कभी ऐसा समय था जब हमारा जो माउंट एवरेस्ट है इससे भी ज्यादा ऊंचा था, लेकिन लगातार अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इस पर क्या हुआ, हवाएं भी टकराई, ठीक है, जल की बरसात भी हुई, और कभी ना कभी क्या होता है कि बर्फ भी आ जाती है, ठीक है। तो बर्फ का उदाहरण तो यहाँ पर आपको नहीं मिलता, वैसे जो पर्वत होते हैं वहां पर हवाएं भी टकराती हैं, बर्फ भी आती है, और वहां पर जल भी आती है। मान लीजिए जल बरसात, ठीक है, तो जब पानी बरसता है तो वो जो पर्वत होते हैं उनके ऊपर जब जल बरसता है तो वहां पर कटान होने लगती है, जिससे मिट्टी उसके ऊपर से बह जाती है, ठीक है। और जब हवाएं चलती है तो हवाएं जब टकराती तो उसके ऊपर से मिट्टी उड़ाकर ले जाती हैं। तो यहाँ पर जो अवसादी सैलें होती है, कुल मिलाकर कहना इतना है कि विभिन्न प्रकार की सैलें लुढ़क कर, यानी कि पानी के साथ लुढ़क गई, चटक कर, हवाओं से टकराकर चटक गई, ठीक है, एक दूसरे के साथ टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, ठीक है। यानी कि अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा ऐसा होता है, ठीक है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। यह अवसाद हवा, जल आदि बाहक कारकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा किए जाते हैं। किसके द्वारा? हवा के माध्यम से। जैसे एक उदाहरण आपको बहुत अच्छा देता हूं, आजकल आप लोगों ने काफी बार सुना होगा बवंडर को, या फिर चक्रवात को सुना होगा, ठीक है, चक्रवात हो गया, बवंडर हो गया, ठीक है, या फिर हम इसको एक और नाम कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, बवंडर। आपने देखा होगा कि मतलब कहीं कहीं पर गांव में इसे डकूरा कहा जाता है, गोल गोल चक्कर में फंस जाता है जो कि उड़ता हुआ चला जाता है, चक्रवात आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार चक्रवात हो गए, बवंडर हो गए, ठीक है। तो बवंडर टाइप के जब बनते, ये जब रेगिस्तान में बवंडर बनते तो क्या होता है, वहां की रेत को एक स्थान से उठाकर ले जाते हैं और बवंडर काफी बड़े बन जाते हैं वहां पर, ठीक, क्योंकि वहां पर क्या होता है, बवंडर क्यों बनते जानते हो? बवंडर इसलिए बनते हैं, जब क्या होता है, जब रेगिस्तान में बवंडर सबसे अधिक बनते हैं। क्यों बनते हैं समझिएगा। क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश अत्यधिक पड़ता है, वहां पर गर्मी अधिक होती है, तो हवा नीचे वाली गर्म हो जाती है, और गर्म हवा का एक बहुत ही प्रमुख कारण, ये जो उनकी प्रमुख रूप से विशेषता ये होती है कि गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर भागती है, ठीक है। और जब गर्म हवा ऊपर की ओर भागती है तो उस जगह को पूर्ण करने के लिए ठंडी हवाएं चारों ओर से दौड़ती हैं, ठीक है। अब मान लिया कि इस जगह की हवा गर्म होकर ऊपर चली गई, तो इस जगह की हवा को भरने के लिए, इस जगह जो रिक्त जगह है इसको भरने के लिए चारों तरफ से क्या होती हैं, ठंडी हवाएं दौड़ती हैं, ठीक है। और जब अत्यधिक मात्रा में हवा गर्म होकर ऊपर चली जाती है तो वहां पर चारों ओर से ठंडी ठंडी हवाएं दौड़ती हैं, और ऐसे ही चक्कर में क्या होता है, चक्रवात बन जाता है, गोल गोल चक्रवात बन जाता है, ठीक है। और ये चक्रवात जब बनता है तो कभी कभी चक्रवात बहुत ही बड़ा रूप ले लेता है, और जब चक्रवात बड़ा रूप ले लेता है तो रेगिस्तान जैसे इलाके में जहां पर रेत पाई जाती है तो काफी सारी रेत को अपने साथ में इकट्ठा उठाकर ले जाता है, ठीक है। और जहां पर ये चक्रवात खत्म होता है वहां पर डाल देता है, जहां से रेत को उठाकर ले जाता है वहां पर क्या होता है, गड्ढा बन जाता है, कहीं पर गर्त बन जाते हैं, कहीं पर तालाब बन जाते हैं, और कहीं कहीं पर क्या होता है, जहां पर ये मिट्टी डालता है जाकर के वहां पर क्या होता है, वहां पर ऐसा होता है कि वहां पर पहाड़ी बन जाती छोटी मोटी, ठीक है। तो ये कैसे होता है, अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो क्या यहां पर बताया, अवसाद जो होते हैं हवा, जल आदि वाहक कारकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। अगला पॉइंट मिलता है, ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सैल की परतें बनाते हैं, ठीक है। आपने देखा हो कहीं पर जब खेतों की जुताई होती है तो मिट्टी को एकदम भुरभुरी हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर हवाएं चलती हैं, ठीक है, हवाएं चलती हैं, पानी बरसता है, और जब पानी बरसता हवा चलती है, इसके बाद में आप देखें कि मिट्टी ठोस हो जाती है, ठीक है। तो ये जो अदृढ़ अवसाद होते हैं दबकर, ठोस होकर, दबकर एवं कठोर होकर के सैल की परतें बनाते हैं, ठीक है। जब काफी समय तक आप उसी भूमि को पड़ा रहने देंगे तो वो बंजर हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है। तो क्या होता है, धीरे धीरे सैल की परतें बनाते हैं। इस प्रकार की सैलों को अवसादी सैल कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। जो बलुआ पत्थर होते हैं आप लोगों ने कई बार इनका नाम सुना होगा, ये रेत के दानों से बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं में एक और पॉइंट मिलता है, इन सैलों में पौधों, जानवरों एवं जंतुओं एवं अन्य सूक्ष्म जीवों, देखिए इन सैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवों जो कि कई इन सैलों पर रहे हो, जीवाश्म जो कि कभी नहीं कभी इन सैलों पर रहे हो, जीवाश्म, इनके जीवाश्म भी पाए जाते हैं। अब इसको भी समझिएगा, क्या हुआ कि कोई पेड़ पौधा था, ठीक है, कोई पेड़ पौधा वहां पर रहा होगा, कोई जीव जंतु रहे होंगे, और क्या हुआ वहां पर कि कोई कुछ प्रकार की क्रिया हुई, ठीक है, और वहां पर क्या हुआ, अपरदन निक्षेपण हुआ, बाढ़ आ गई मान लीजिएगा, और वो वहीं पर दब गए, रह गए, ठीक है। तो अवसादी सैलों में ये आपको जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है। अवसादी सेल के अलावा जो कायांत्रित सेल होती हैं, और जो एक और सेल होती है मैंने आपको बताया आग्नेय सेल, ठीक है। तो आग्नेय सेल में और कायांत्रित सेल में, इन दोनों में आपको जीवाश्म नहीं मिलते, क्योंकि कायांत्रित सेल जो होती है ये परिवर्तित होती रहती है,
और आग्नेय सेल में इतनी अधिक गर्मी होती है कि वहां पर जीवाश्म रह ही नहीं सकते, ठीक है। तो अवसादी सेल में क्या होता है, जब ये अवसाद एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो ये अपने साथ में जानवरों को, पौधों को, अन्य सूक्ष्म जीवों को भी ले जाते हैं और वहां पर दबा देते हैं, ठीक है। उनके ऊपर मिट्टी पड़ जाती है, अन्य प्रकार की चीजें पड़ जाती हैं, तो ये सेलों के नीचे दब जाते हैं और लंबे समय तक बने रहने के बाद में जीवाश्म बन जाते हैं, ठीक है। और जीवाश्म जो होते हैं जब काफी लॉन्ग टाइम बने रहते हैं वहां पर जीवाश्म, तो क्या होते हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनके रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसको हम लोग जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, जैसे कि आप लोगों से कई बार प्रश्न पूछा है कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, या फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कोयले का निर्माण कैसे होता है। तो जब क्या होता है कि अवसादी सेल होते हैं, इनमें केवल जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है। और अवसादी सेल में जब पौधे हो गए, जानवर हो गए, अन्य सूक्ष्म जीव हो गए, ये सेलों के अंदर दब जाते हैं, ठीक, कभी कभी इन सेलों के अंदर दब जाते हैं, सूक्ष्म जीव हो गए, जानवर हो गए, पौधे हो गए। तो जब ये लंबे समय तक उसके अंदर दबे रहते हैं तो जीवाश्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और इन्हीं जीवाश्म से पेट्रोल हो गया, कोयले हो गए, इनका निर्माण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अगली सेल निकल के आती है कायांतरित सेल, ठीक है। यहां पर कई सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कायांतरित सेल केवल अग्नेय सेल से बनती हैं या अवसादी सेल से बनती हैं। याद कर लीजिएगा, जब आप आगे की एनसीईआरटी में और आगे पढ़ेंगे या फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि अग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, ठीक है, और परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जीवाश्म में कैसे परिवर्तित होते हैं, ठीक है, पेट्रोल कैसे बनता है। इसी प्रकार से जो अग्नेय सेल होती हैं और जो कायांतरित सेलें होती हैं, उच्च दाब एवं उच्च ताप के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। कायांतरित सेल का क्या अर्थ होता है, यानी कि काया पलट करना, यानी कि रूप बदलते रहना। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या, चिकनी मिट्टी हो गई, चिकनी मिट्टी हो गई, चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं जो चूना पत्थर होता है कभी कभी संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है ये लाल किला जो बनाया गया, लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया, ठीक है, किससे, लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसके बाद में जो आपका ये ताजमहल है ये संगमरमर से बनाया गया, ठीक है, ये सफेद संगमरमर से बनाया है। और संगमरमर कैसे बनता है, संगमरमर बनता है सफेद चूना से, सॉरी चूना पत्थर जो होता है उससे संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। कब, जब उसके ऊपर क्या होता है कि उच्च दाब और उच्च ताप पड़ता है, ठीक है। तो ये जो चूना पत्थर होता है ये संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अभी आप आगे समझेंगे, इसके कई सारी लाइनें और दी गई, ठीक है। हाँ, तो विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई 4 किलोमीटर है। एक मिनट, इस टॉपिक पर आने से पहले आप इसी को समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कायांतरित सेल के बारे में इतना ही दिया गया, आगे जो आपको मिलेगा वो कैसे कायांतरित होती है इनके बारे में बताया गया। चलिए उसी टॉपिक पर चलते हैं, आपको यहाँ पर समझा देते हैं सेल चक्र क्या होता है, ठीक है। आगे आते हैं, पहले इसको समझ लीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जो विश्व की सबसे गहरी खान है, ठीक है। तथा इसकी जो गहराई 4 किलोमीटर, याद करिए 4 किलोमीटर इसकी गहराई है। तेल की खोज में इंजीनियर जो इन्होंने 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। आजकल के जो हमारे इंजीनियर इन्होंने क्या किया, तेल की खोज में 6 किलोमीटर गहराई तक खोद लिया है, ठीक है। और इसके बाद में पृथ्वी का जो केंद्र है वहां तक पहुंचने के लिए, जो कि बिल्कुल असंभव है, आज तक हम लोग केंद्र में पहुंच नहीं पाए और ना ही पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्री सतह पर, जो समुद्र का सतह है इस पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना पड़ेगा, तब आप पृथ्वी के केंद्र में पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। देखिए एक एक छोटे छोटे फैक्ट को लेकर के कई सारे फैक्ट क्लियर हो चुके हैं, आप लोग देख रहे हैं कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल रहे हैं। एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पर आपको बता नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप समझिएगा, ठीक है। तो यहां पर आप समझेंगे कि सेल चक्र किसे कहते हैं, आखिरकार कैसे कायांतरित सेलें बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं डायग्राम भी दिया गया है और पहले हम आपको पढ़ के बता देते, इसके बाद में समझाएंगे, ठीक है। तो किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से, एक मिनट, किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में जब कोई, यानी कि ये समझिएगा एक से दूसरे सेल में जब कोई परिवर्तन होता है तो इसे क्या कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस होकर के अग्नेय सेल बन जाता है और अग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर के अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। कैसी, अवसादी सेल का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब जो अवसादी सेल होती हैं, ठीक है, अभी आगे समझेंगे। तो ताप एवं दाब के कारण अग्नेय एवं अवसादी सेल जो होती है कायांतरित सेल में बदल जाती हैं और अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा में बन जाती हैं। समझिएगा।
यहां पर क्या होता है, सबसे पहले क्या हुआ, मैग्मा पृथ्वी के अंदर से निकल करके बाहर आया, ठीक है। जब बाहर आया तो क्या हुआ, ये अग्नेय सेल के रूप में बाहर आई, और यहां पर क्या हुआ, आपको बड़े बड़े पत्थरों के रूप में, बड़े बड़े पत्थरों के रूप में अग्नेय सेल मिले, ठीक है। अब अग्नेय सेलों के साथ में क्या हुआ, यहां पर काफी बड़ी मात्रा में क्या हुआ कि दाब पड़ा, यानी कि इसके ऊपर हवाओं ने टक्कर मारी, ठीक है। धूप ने भी इसके ऊपर क्या हुआ, काफी दाब डाला, यानी कि गर्म हुई। फिर शाम को चांद की काफी ठंडी ठंडी शीतल इसके ऊपर लहर हुई, यानी कि ठंडी हुई, तो गर्म ठंडा हुआ एक, तो दूसरा हुआ क्या हुआ, इसके ऊपर पानी भी बरसा, ठीक है। हवाएं तेज चली, तो हवाओं के चलने से, दूसरी पानी की बरसने से, तीसरा हो गया बर्फ के पड़ने से, ठीक है। कई अन्य क्रियाओं से क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूट जाती है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के क्या होता है, ये जो अग्नेय सेल होती हैं, अग्नेय सेल से अवसादी सेलों के रूप में, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच करके अवसादी सेलों के रूप में बदल जाती है, ठीक है। अब जो अवसादी सेलें होती हैं, ये क्या करती हैं, ये अवसादी सेलें जो होती हैं, ठीक है, ये अवसादी सेल धीरे धीरे कायांत्रित सेल में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि उच्च ताप और उच्च दाब जो पड़ता है, अवसादी सेल क्या होती है, धीरे धीरे यहां पर कायांत्रित सेल में परिवर्तित हो जाती हैं, और जो कायांत्रित सेलें होती हैं, इनके ऊपर जब उच्च दाब पड़ता है और उच्च ताप पड़ता है, धीरे धीरे क्या होती है, ये भी फिर से दोबारा मैग्मा में परिवर्तित होती है, और मैग्मा में परिवर्तित होकर के पृथ्वी के अंदर जाकर के ये फिर से अग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाती हैं। अब यहां पर एक चीज समझना, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैग्मा, फिर अग्नेय, फिर अवसादी, फिर इसके बाद में कायांत्रित, ऐसा भी होता है। और इसके साथ ही साथ कभी कभी जो अग्नेय सेल होती है, डायरेक्ट कायांत्रित सेलों में भी परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। और कभी कभी जो मैग्मा होता है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो कायांत्रित सेलें होती हैं, ये अवसादी सेलों में भी परिवर्तित हो जाती हैं, और कभी कभी जो अवसादी सेलें होती हैं, मैग्मा में भी डायरेक्ट परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर कुल कहने का मतलब ये है कि जो मैग्मा है, ठीक है, तो मैग्मा से जो अग्नेय सेल बनती हैं, ठीक है, मैग्मा से डायरेक्ट अग्नेय सेल ही बनेगी, ठीक है। लेकिन जो अवसादी सेल है, ये क्या करती हैं, ये अवसादी सेल डायरेक्ट मैग्मा बदल सकती हैं, और कायांत्रित सेल भी डायरेक्ट मैग्मा बन सकती हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे कहने का मतलब ये है, जो मैंने अभी आपको यहां पर बताया था, कि अग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण कायांत्रित सेल बनती है। कौन सी, अग्नेय और अवसादी सेल है, ठीक है। यहां पर कई सारे लोग कहते हैं कि केवल अवसादी सेल ही कायांत्रित सेल बनती हैं, ये गलत होगा। और अगर ये कहा जाए कि केवल अग्नेय सेल ही कायांत्रित सेल बनती है, तो ये भी गलत होगा। अग्नेय सेल डायरेक्ट कायांत्रित सेल भी बन सकती हैं, और अवसादी सेल भी डायरेक्ट कायांत्रित सेल बन सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अग्नि सेल पहले अवसादी सेल बने और इसके बाद में कायांत्रित सेल बने, तो दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं हो सकती हैं यहां पर, ठीक है। तो इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आ गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि हम काफी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, और एक कमेंट तो आपके द्वारा बनता ही बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला पॉइंट मिलता है, यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस होता है और अग्नेय सेल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि पूरा चक्र चलता रहता है, सबसे पहले मैग्मा, फिर अग्नेय, फिर अवसाद, फिर अवसादी सेल, फिर अकायांत्रित सेल, और कायांत्रित सेल फिर मैग्मा में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चक्कर चलता रहता है, और इसी को कहते हैं क्या, अग्नि, इसी को कहते हैं सेल चक्र। अभी मैंने आपको बताया किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। इस सेल, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। यानी कि जो अग्नेय सेल ये अवसादी सेल में परिवर्तित हुई, और अवसादी सेल कायांत्रित सेल में परिवर्तित हुई, जिसे क्या कहेंगे, एक सेल चक्र कहेंगे, ठीक है। और जो कायांत्रित सेलें होती है, फिर आपने जो आपके अवसादी सेलें होती हैं, ये धीरे धीरे क्या होती हैं, डायरेक्ट भी कभी कभी मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन अग्नेय सेल डायरेक्ट मैग्मा में परिवर्तित होती है। इसकी यहाँ पर आपको उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला मिलता है आपको पॉइंट, जो कि आखिरी, खनिज का। खनिज किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ है, जिनकी निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, ठीक है। तो जो खनिज होते हैं, इनका निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है, और निश्चित ही रासायनिक मिश्रण भी होता है, ठीक है। इनका गुणधर्म जो होता है एक निश्चित होता है, भौतिक गुणधर्म, और निश्चित ही रासायनिक मिश्रण भी होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, ठीक है, जैसे कि कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गए, पेट्रोलियम हो गए, ठीक है। और उपयोग होता है औषधि के लिए भी, औषधि एवं उर्वरक के रूप में भी इनका उपयोग हम लोग कहते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। और इसके बाद में आपका यूरेनस हो गया, ठीक है, सोना हो गया। तो इस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, और खनिज जो होते हैं, इनका एक चीज आता है कि भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक है, ठीक है। ये इनका जो गुणधर्म होता है, और जो रासायनिक मिश्रण होता है, ये एकदम निश्चित होता है, ठीक है। इनमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल निश्चित होता है इनका, ठीक है, क्योंकि काफी लंबे समय तक दाब और ताप के कारण बनते हैं। आपने देखा होगा हीरा भी एक खनिज पदार्थ ही है, ठीक है। तो हमारे आज के इस चैप्टर में इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, और
और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारे कई सारे लेक्चर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ आपको सफलता मंत्र में मिलेगा। सफलता मंत्र ऐप जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। और सफलता मंत्र पर आप क्लास 6 से 12th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के पीडीएफ बाय करेंगे तब आपको ये पीडीएफ मिलेगा। इसके लिए आपको पेमेंट भी करना होगा। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा। और हमारे चैनल पर जो क्लास 6 से 12th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज चल रही है, अभी ज्वाइन कीजिएगा। ओके, डेली दोपहर में उसके लिए हम लाइव क्लास लेकर के आते हैं, और ये लाइव क्लास केवल आपके लिए ही होती है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन किया करें और एक साथ आया करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।